Now, today we are going to discuss with you a very important concept under GST provisions, and that important concept is returns under GST. कोई भी फिस्कल लॉ में फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स को कंसिडर किया जाता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लायंस प्रोसीड्योर के रूप में। एंड आप लोग जानते हो जीएसटी भी एक फिस्कल लॉ है, तो जीएसटी में भी फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स को कंसिडर किया जाता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लायंस प्रोसीड्योर के रूप में। बट मेन क्वेश्चन जो आपका माइंड में अराइज कर रहा है दैट इज रिटर्न का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखो, रिटर्न का एक्चुअल में मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन जो एक टैक्स पेयर एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को पीरियोडिकली फर्निश करता है। आई रिपीट, एक टैक्स पेयर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को पीरियोडिकली स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स फर्निश करता है। जो स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स टैक्स पेयर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को पीरियोडिकली फर्निश करता है, वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को कंसिडर किया जाता है एज ए रिटर्न। रिटर्न का एक स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी फॉर्मेट होता है, नहीं तो कुछ भी इंफॉर्मेशन एक टैक्स पेयर एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को फर्निश करेगा तो एक स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी फॉर्मेट होता है। जो स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी फॉर्मेट को डिजाइन किया जाता है बाय टेकिंग केयर ऑफ ऑल द प्रोविजंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ अंडर व्हिच रिटर्न इज बीइंग प्रिपेयर्ड। लॉ का सारा प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए बेसिकली वो सारा प्रोविजंस जो सारा प्रोविजंस का बियरिंग होता है ऑन द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मतलब you can speak out that specific statutory format of returns are being designed to take care of all the provisions of law that have a ultimate bearing on the computation of tax liability. I repeat, specific statutory format of returns are being designed to take care of all the provisions of law that have a ultimate bearing on the computation of tax liability. तो जो स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी फॉर्मेट को डिजाइन किया जाता है जिसके अंडर इंफॉर्मेशन डालना होता है, कौन सा इंफॉर्मेशन? जो इंफॉर्मेशन बेसिकली डिमांड किया जा रहा है टैक्स पेयर से टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, वो सारा इंफॉर्मेशन जो टैक्स पेयर डालता है एंड पीरियोडिकली फर्निश करता है टू द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, वो सारा इंफॉर्मेशन को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 कैटेगरी, नेचर ऑफ एक्टिविटीज और बिजनेस ऑपरेशंस which is basically subject matter of taxation. नेचर ऑफ एक्टिविटीज और बिजनेस ऑपरेशंस फॉर्मिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेशन, वो होता है फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन होता है मेजर ऑफ टैक्सेशन। मेजर ऑफ टैक्सेशन का मतलब सेल प्राइस, वैल्यू, टर्नओवर, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, ये सारा ये होता है सेकंड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, मेजर ऑफ टैक्सेशन। एंड लास्ट थर्ड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन होता है डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। आपने टैक्स लायबिलिटी को कैसे डिटरमाइन किया एंड उसको डिस्चार्ज कैसे किया, बात समझ में आ रहा है। बेसिकली रिटर्न फर्निश करने के पहले ही टैक्स लायबिलिटी मिट करना पड़ता है। टैक्स लायबिलिटी पे करो, उसके बाद रिटर्न फर्निश करो, बात समझ में आ रहा है। नहीं तो अगर रिटर्न फर्निश कर दिया बट टैक्स लायबिलिटी आपने सबमिट नहीं किया तो आपका रिटर्न को वैलिड रिटर्न कंसिडर नहीं किया जाता है। तो जो सारा इंफॉर्मेशन रिटर्न के अंडर फर्निश किया जाता है टू द टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर बाय द टैक्स पेयर, वो सारा इंफॉर्मेशन को अब 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1, नेचर ऑफ एक्टिविटीज और बिजनेस ऑपरेशंस फॉर्मिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्सेशन। सेकंड, मेजर ऑफ टैक्सेशन। एंड थर्ड कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन होता है डिटरमिनेशन एंड डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। नाउ ऑल दीज 3 कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर से टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के पास फ्लो होता है। ऑल दीज 3 कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को मिलने में टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को सुविधा क्या मिलता है? नंबर 1 सुविधा मिलता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर डिटरमाइन कर पाते correctness of the tax compliance of the taxpayer. I repeat, correctness of the tax compliance of the taxpayer को determine कर पाते tax administrator with the help of all these 3 categories of information। मतलब all these 3 categories of information टैक्स कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम का हिस्सा होता है। डिटेल में बाद में आएंगे, पहले हमें ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं। तो टैक्स कंप्लायंस वेरिफिकेशन प्रोग्राम का हिस्सा होता है ऑल दिस 3 कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड सुविधा टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को मिलता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर एस्टिमेट कर पाते हैं एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का टैक्स कलेक्शन के बारे में, एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का टैक्स कलेक्शन के बारे में टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर आइडिया कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस 3 कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को टैक्स पेयर का इंफॉर्मेशन से जो सुविधा आ जाता है दैट इज इनपुट फॉर मेकिंग पॉलिसी डिसीजन। इनपुट फॉर मेकिंग पॉलिसी डिसीजन, तो एक इनपुट का काम करता है पॉलिसी डिसीजन लेने में, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। एंड फोर्थ जो एडवांटेज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर को टैक्स पेयर से मिलता है दैट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट ऑडिट एंड टैक्स इवेशन को चेक कर पाते विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस 3 इंफॉर्मेशंस। बात आपको समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली अराइज करेगा कि जीएसटी लॉ के अंडर रिटर्न्स रिलेटेड प्रोविजंस कहां मौजूद है।
जीएसटी लॉ के अंडर अभी हम लोग सीजीएसटी लॉ स्टडी कर रहे हैं। सीजीएसटी लॉ के अंडर जो सीजीएसटी एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट का चैप्टर नंबर 9 जो होता है, चैप्टर नंबर 9 के अंडर सेक्शन नंबर 37 से सेक्शन नंबर 48 बात करता है रिटर्न्स रिलेटेड प्रोविजंस को लेकर। साथ साथ आपको स्टडी करना पड़ेगा सीजीएसटी रूल्स भी। सीजीएसटी रूल्स के अंडर चैप्टर नंबर 8 जो होता है, चैप्टर नंबर 8 के अंडर रूल नंबर 59 से रूल नंबर 84 बात करता है जीएसटी रिटर्न रिलेटेड प्रोविजंस को लेकर। मतलब सीजीएसटी लॉ के अंडर सीजीएसटी एक्ट का चैप्टर नंबर 9 के अंडर सेक्शन नंबर 37 से सेक्शन नंबर 48 रिटर्न्स रिलेटेड प्रोविजंस को लेकर बात करता है। साथ साथ आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सीजीएसटी रूल्स का चैप्टर नंबर 8 को भी। चैप्टर नंबर 8 के अंडर रूल नंबर 59 से रूल नंबर 84 रिटर्न्स रिलेटेड प्रोविजंस को लेकर बात करता है। यहां तक बात समझ में आ गया। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको और एक बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, दैट इज सीजीएसटी लॉ के अंडर जो सारा रिटर्न्स रिलेटेड प्रोविजंस आप स्टडी करोगे, वो सारा रिटर्न्स रिलेटेड प्रोविजंस आइडेंटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा इन केस ऑफ स्टेट जीएसटी लॉ। एसजीएसटी के केस में सीजीएसटी का रिटर्न्स रिलेटेड प्रोविजंस आइडेंटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा। आईजीएसटी के केस में क्या होगा, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 20 बताता है कि सीजीएसटी लॉ के अंडर जो सारा प्रोविजन स्टडी करोगे रिटर्न्स रिलेटेड, वो सारा प्रोविजन आइडेंटिकली आईजीएसटी लॉ के केस में एप्लीकेबल हो जाएगा, एक्सेप्ट वन सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 47 जो लेवी ऑफ लेट फी को लेकर बात करता है। तो लेवी ऑफ लेट फी को छोड़ के बाकी सारा प्रोविजंस जो अपने सीजीएसटी का अंडर स्टडी करोगे, वो आइडेंटिकली एप्लीकेबल होगा आईजीएसटी के केस में। बात यहां तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज करता है कि अभी रिटर्न कैसे फंक्शन कर रहे हैं जीएसटी के अंडर। नाउ 1 जुलाई 2017 जब लॉ मेकर जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था, तो जीएसटी लॉ में रिटर्न मैकेनिज्म जो बताया गया था, वो रिटर्न मैकेनिज्म था वर्ल्ड क्लास। मतलब बाकी सारा डेवलप्ड कंट्री में जैसे जीएसटी रन कर रहे, उसी तरीका से हमारा कंट्री में भी जीएसटी रन करने वाला था। उसी तरीका से लॉ मेकर रिटर्न मैकेनिज्म डेवलप किया था लॉ के अंडर। बट अभी जो करेंटली प्रैक्टिकली जीएसटी लॉ के अंडर रिटर्न मैकेनिज्म काम कर रहे, वो वर्ल्ड क्लास रिटर्न मैकेनिज्म नहीं है। अभी थोड़ा इन्फीरियर मॉडल में हम लोग काम कर रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग वो वर्ल्ड क्लास मॉडल को अडॉप्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों? वर्ल्ड क्लास मॉडल क्या है एंड वो इन्फीरियर मॉडल कैसे काम कर रहे हैं, दोनों के बीच में गैप कितना है, कैसे हम लोग वो गैप को रिमूव करके वर्ल्ड क्लास मॉडल को अडॉप्ट कर पाएंगे, कितना दिन लगेगा, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाला है कि एट फर्स्ट जुलाई 2017 में जो रिटर्न मैकेनिज्म का बात था, वो रिटर्न मैकेनिज्म कैसा था। तो आ जाइए एक वर्किंग सेट बनाते हैं हम लोग। वर्किंग सेट में आप अंडरस्टैंड करोगे कैसे वो रिटर्न मैकेनिज्म डेवलप किया गया था बाय द लॉ मेकर। नाउ वर्ल्ड क्लास मॉडल और ड्रीम मॉडल के केस में बात किया गया था, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन जिन्होंने भी सप्लाई करेंगे, और रजिस्टर्ड सप्लायर को अपना मंथली सप्लाई के रेस्पेक्ट में डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग करना है बाय फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद द डिपार्टमेंट, एंड दैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का नाम था जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 1 नाम का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जीएसटी पोर्टल के थ्रू फाइल किया जाएगा डिपार्टमेंट के पास बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर। ये बात किया गया था ड्रीम मॉडल में। नाउ ये बात को हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर एन ऑब्लिगेशन था, हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर एन ऑब्लिगेशन था टू फाइल जीएसटीआर 1 इलेक्ट्रॉनिकली विद द डिपार्टमेंट। जीएसटीआर 1 क्या होता है? हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी अपना मंथली आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में एक डिटेल स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 1 फाइल करता है विद द डिपार्टमेंट, और वो जीएसटीआर 1 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है थ्रू जीएसटी कॉमन पोर्टल। बात क्लियर? आइए वही बात को लिखते हैं, जीएसटी कॉमन पोर्टल। जीएसटी कॉमन पोर्टल, जीएसटी कॉमन पोर्टल के थ्रू फाइल होगा जीएसटीआर 1। कॉमन पोर्टल के थ्रू जीएसटीआर 1 फाइल किया जाएगा।
नाउ हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर ऑल ओवर इंडिया अगर अपना मंथली आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में गवर्नमेंट को जीएसटीआर 1 के थ्रू रिपोर्टिंग करेंगे तो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन का परचेज के बारे में भी गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। मानो कि ए नाम का एक रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 5 रजिस्टर्ड सप्लायर से अपना सप्लाई रिसीव किया था। वो 5 रजिस्टर्ड सप्लायर का नाम था बी, सी, डी, ई एंड एफ। वो 5 रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई किया था अगस्त महीना में ए नाम का एक रजिस्टर्ड पर्सन को। ना वो 5 सप्लायर को तो अपना मंथली आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में जीएसटीआर 1 के थ्रू गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करना था। तो अगस्त महीना का रेस्पेक्ट में जैसे वो रिपोर्टिंग करेंगे गवर्नमेंट को जीएसटीआर 1 के थ्रू तो हर एक ओ बी, सी, डी, ई एंड एफ का जीएसटीआर 1 में ए का नाम रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि ए को वो हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाई किया था। हो सकता है और भी पर्सन को सप्लाई किया है बट ए को भी तो सप्लाई किया है तो ए का नाम भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे ए का नाम रिफ्लेक्ट होगा बी, सी, डी, ई एंड एफ का जीएसटीआर 1 में गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ए नाम का रजिस्टर्ड पर्सन को रजिस्टर्ड सप्लायर से कितना परचेज हुआ है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। बात समझ में आ रहा है? मतलब बी, सी, डी, ई एंड एफ ए नाम का रजिस्टर्ड पर्सन से कितना जीएसटी रिकवर किया है वो भी गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। ऐसा पता चलने में गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ए नाम का रजिस्टर्ड पर्सन को अगस्त महीना का अपना इनवर्ट सप्लाई के रेस्पेक्ट में कितना आईटीसी क्लेम करना है। मतलब ए नाम का रजिस्टर्ड पर्सन कभी भी ज्यादा आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ए नाम का रजिस्टर्ड पर्सन कितना रजिस्टर्ड सप्लायर से अगस्त महीना में परचेज किया है। बात आपको समझ में आया? एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट आपको एक स्पेशल पॉइंट याद रखना पड़ेगा दैट इज कभी भी नाम को यूज करके आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म अप्रोप्रिएट वे में फंक्शन नहीं कर सकता है। इसीलिए नाम से नहीं जीएसटीआईएन नंबर से हम लोग हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं अंडर जीएसटी। मतलब जीएसटीआईएन नंबर को बेस बनाया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन। तो आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म फंक्शन करता है जीएसटीआईएन नंबर का हेल्प से। क्लियर? नाउ जो बात बता रहे थे कि जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर मंथ का आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर ऑल ओवर इंडिया अपना जीएसटीआर 1 डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करते थे। डिपार्टमेंट वो हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर का जीएसटीआर 1 से एक एक रजिस्टर्ड रिसिपिएंट का जीएसटीआई नंबर को उठाता है एंड उसको कंपाइल करता है। कैसे? जैसे बता रहे थे उदाहरण में कि बी, सी, डी, ई एंड एफ जितना भी आउटवर्ड सप्लाई किया था फॉर द मंथ ऑफ अगस्त अपना अगस्त महीना का आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में जीएसटीआर 1 डिपार्टमेंट के पास इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया था। डिपार्टमेंट वो जीएसटीआर 1 से एक एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का जीएसटीआई नंबर को उठाएगा एंड कंपाइल करेगा। मतलब हर एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का फॉर ए पर्टिकुलर मंथ ऑल रजिस्टर्ड सप्लायर से जितना भी परचेजेज है वो सारा परचेजेज विल बी एट वन प्लेस एंड वो एक फॉर्म का रूप लेगा। फॉर्म का नाम होगा जीएसटीआर 2A एंड एक एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का जो कॉरेस्पॉन्डेंस जीएसटीआर 2A बनेगा वो जीएसटीआर 2A उसको अवेलेबल किया जाएगा एंड उसको बताया जाएगा कि कंफर्म करो फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ आप रजिस्टर्ड सप्लायर से इतना ही परचेज किया था। क्लियर? जीएसटीआर 2A में जो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है उतना ही आपने परचेज किया था। अगर आपने ज्यादा परचेज किया, कम परचेज किया तो आपको अकॉर्डिंगली एक्शन लेना पड़ेगा। मतलब वो जो जीएसटीआर 2A होगा जीएसटीआर 2A में जितना भी परचेजेज रिफ्लेक्ट होगा वो एक एक परचेज के बगल में बेसिकली 4 बटन रहेगा। कौन सा 4 बटन? एक रहेगा एक्सेप्ट, सेकंड जो बटन होता है दैट इज रिजेक्ट, थर्ड जो बटन होता है दैट इज मॉडिफाई एंड फोर्थ जो बटन होता है दैट इज होल्ड। वो 4 बटन्स का एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या होता है? फर्स्ट बटन जो होता है एक्सेप्ट बटन का सिग्निफिकेंस होता है कि एक पर्टिकुलर रजिस्टर्ड सप्लायर एक पर्टिकुलर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का जीएसटीआई नंबर को रेफर करके सप्लाईज का डिटेल्स डाल दिया एंड वो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पर्सन वो सप्लाईज रिसीव किया है ऐसा बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट बटन का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ऐसा टाइप का सप्लाईज को डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने रिसीव नहीं किया है। बात आपको समझ में आ रहा है? हो सकता है वो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड सप्लायर गलती से वो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का जीएसटीआई नंबर रेफर कर दिया, दूसरा कोई जीएसटीआई नंबर रेफर करने वाला था बट गलती से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर रेफर कर दिया, जीएसटीआई नंबर रेफर कर दिया। बात आपको समझ में आ गया? नाउ एक्सेप्ट समझ में आ गया, रिजेक्ट समझ में आ गया, मॉडिफाई का मतलब क्या होता है?
हो सकता है एक पर्टिकुलर रजिस्टर्ड सप्लायर, एक पर्टिकुलर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का जीएसटीआईएन नंबर को रेफर करके सप्लाईज का डिटेल्स डाल दिया था एंड वो सप्लाईज को एक्सेप्ट भी कर रहे वो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, बट वो पर्टिकुलर सप्लाईज का माइन्यूट डिटेल्स को वो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मतलब हो सकता है अमाउंट गलत डाल दिया गया है बाय द रजिस्टर्ड सप्लायर, हो सकता है लिखना था 10 लाख बट लिखा गया है 1 लाख, हो सकता है लिखना था 1 लाख बट लिखा गया है 10 लाख, हो सकता है जीएसटी का रेट गलत लिख दिया गया है। तो ऐसा माइन्यूट डिटेल्स में अगर प्रॉब्लम है तो मॉडिफाई बटन डाल के उसको मॉडिफाई किया जाता है बाय द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। बात आपको समझ में आया? नाउ फोर्थ जो बटन होता है दैट इज होल्ड। होल्ड बटन का मतलब होता है कि रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ऐसा सप्लाईज को एक्सेप्ट तो कर रहे हैं बट अभी और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट और पर्टिकुलर इनवर्ट सप्लाई के रेस्पेक्ट में आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हो सेक्शन नंबर 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग आईटीसी स्पेसिफाई करता है। तो सेक्शन नंबर 16 का हिसाब से एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग आईटीसी। वो सारा एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऐसा होता है कि जो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट इनवर्ट सप्लाई के रेस्पेक्ट में आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं वो इनवर्ट सप्लाई के रेस्पेक्ट में और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट के पास होना चाहिए इनवॉइस और डेबिट नोट वगैरह। क्लियर? नंबर 1। सेकंड, ऐसा कुछ बताया गया था कि वो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को जो सप्लाई के रेस्पेक्ट में आईटीसी क्लेम करना है वो सप्लाई के रेस्पेक्ट में गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो गया है। एंड थर्ड, ऐसा कुछ था कि रजिस्टर्ड सप्लायर ने वो पर्टिकुलर सप्लाई के रेस्पेक्ट में टैक्स डिपार्टमेंट के पास सबमिट कर दिया है एंड वो रजिस्टर्ड सप्लायर ने वो पर्टिकुलर सप्लाई के रेस्पेक्ट में रिटर्न भी सबमिट कर दिया है। तो ऐसा सारा कंडीशंस फुलफिल होने में रजिस्टर्ड रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम कर पाते थे। हो सकता है अभी जो सिचुएशन हम बता रहे हैं उस सिचुएशन में वो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट जिसका जीएसटीआईएन नंबर रजिस्टर्ड सप्लायर ने रेफर किया है वो रजिस्टर्ड रेसिपिएंट वो सप्लाई को अभी तक रिसीव नहीं किया है। मतलब गुड्स जो है गुड्स अभी इन ट्रांजिट है, रिसीव नहीं किया है। बात समझ में आ रहा है? तो वो अभी आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसीलिए उन्होंने होल्ड बटन दबाएंगे। वो होल्ड बटन दबाने का एक्चुअल में सिग्निफिकेंस होता है जो पर्टिकुलर इनवर्ट सप्लाई के रेस्पेक्ट में रजिस्टर्ड रेसिपिएंट होल्ड बटन दबाया वो पर्टिकुलर इनवर्ट सप्लाई के रेस्पेक्ट में जो आईटीसी है वो आईटीसी क्लेम करने के लिए अभी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट एलिजिबल नहीं है, वो मैसेज वो डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। इसका मतलब नेक्स्ट महीना का जीएसटी 2A में फिर से वो इनवर्ट सप्लाई रिफ्लेक्ट होगा, उस टाइम में फिर से वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। तो ऐसे चलते रहेगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट और एक बटन होता है जो कोई भी परचेज का बगल में नहीं है, नीचे होता है, वो बटन का नाम होता है ऐड बटन। ऐड बटन का सिग्निफिकेंस होता है कि ऐड बटन दबा के एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट एक परचेज को ऐड करा सकता है। हो सकता है रजिस्टर्ड सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल करने के टाइम में दिस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट रिलेटेड एक सप्लाई को लिखने में भूल गया है, तो ऐसा सिचुएशन में दिस पर्टिकुलर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट जीएसटीआर 2A में वो इनवर्ट सप्लाई वो परचेज को ऐड करा सकता है। इज दिस क्लियर टू यू? एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन को अगर पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा, आइए मेरे साथ नोट करना स्टार्ट कीजिए। देयर इज ए रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, रजिस्टर्ड सप्लायर बोलो, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट बोलो, दोनों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जीएसटीआईएन नंबर का हिसाब से। रजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को सप्लाई किया है, हो सकता है गुड्स सप्लाई किया है, हो सकता है सर्विसेज सप्लाई किया है। चाहे गुड्स सप्लाई किया है चाहे सर्विसेज सप्लाई किया है, दोनों का टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा जीएसटी एक्ट का हिसाब से। आप लोग जानते हो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है। सेक्शन नंबर 12 गुड्स रिलेटेड टाइम ऑफ सप्लाई एंड सेक्शन नंबर 13 सर्विसेज रिलेटेड टाइम ऑफ सप्लाई बताता है। तो सेक्शन नंबर 12 सेक्शन नंबर 13 का हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड होता है, चाहे गुड्स सप्लाई किया गया है चाहे सर्विसेज सप्लाई किया गया है। नाउ रजिस्टर्ड सप्लायर इनवॉइस वगैरह इशू करेगा एंड अकॉर्डिंगली एक लायबिलिटी बुक करेगा, दैट इज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बुक करेगा। एंड कॉन्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड रिसिपिएंट अपना बुक्स में एक एसेट बुक करेगा, दैट इज आईटीसी क्लेम करेगा।
आईटीसी क्लेम करेगा। बात यहां तक समझ में आ गया। नाउ जीएसटी लॉ के अंडर जब हम लोग रिटर्न मैकेनिज्म स्टडी कर रहे, तो रिटर्न मैकेनिज्म के रेस्पेक्ट में आउटवर्ड सप्लाई का रिपोर्टिंग जब स्टडी कर रहे, तो आउटवर्ड सप्लाई का रिपोर्टिंग का कॉन्टेक्स्ट में दो बात आपको याद रखना पड़ेगा। एक होता है ट्रांजैक्शन वाला मंथ, दूसरा होता है रिपोर्टिंग वाला मंथ। ट्रांजैक्शन वाला मंथ वो मंथ है जो मंथ में रजिस्टर्ड सप्लायर एंड रजिस्टर्ड रेसिपिएंट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है, वो होता है ट्रांजैक्शन वाला मंथ। और वो एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन का रिपोर्टिंग जो मंथ में किया जाता है, वो मंथ को बताया जाता है रिपोर्टिंग वाला मंथ। तो अगर अगस्त महीना में ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, तो अगस्त महीने में जितना भी आउटवर्ड सप्लाई एग्जीक्यूट किया गया है, वो आउटवर्ड सप्लाई का रिपोर्टिंग होगा सितंबर महीने में। सितंबर का 10 तारीख के अंदर, सितंबर का 10 सितंबर के अंदर आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में जीएसटीआर 1 फाइल करना है रजिस्टर्ड सप्लायर को। तो रजिस्टर्ड सप्लायर को बेसिकली सितंबर महीने में 1 से 10 तारीख के अंदर रिपोर्टिंग करना होता है अपना आउटवर्ड सप्लाई जो एग्जीक्यूट हुआ है अगस्त महीने में, उसके रेस्पेक्ट में। बात समझ में आ गया। तो वही बात लिखा जा रहा है, रजिस्टर्ड सप्लायर रिपोर्टिंग करेंगे जीएसटीआर 1 के थ्रू, एंड जीएसटीआर 1 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है जीएसटी कॉमन पोर्टल के थ्रू डिपार्टमेंट के पास। कौन फाइल करेगा? ऑब्वियसली रजिस्टर्ड सप्लायर अपना आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में रिपोर्टिंग महीने का 10 तारीख के अंदर जीएसटी कॉमन पोर्टल के थ्रू जीएसटी डिपार्टमेंट के पास रिपोर्टिंग करेंगे। तो आइए वही बात लिखते हैं, बाय द 10th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ जीएसटीआर 1 फाइल हो जाना चाहिए, बाय द 10th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ। क्लियर? तो जैसे ही रजिस्टर्ड सप्लायर अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया डिपार्टमेंट के पास, 1 से 10 तारीख ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ के अंडर एक एक रजिस्टर्ड सप्लायर का जीएसटीआर 1 से एक एक रजिस्टर्ड रिसिपिएंट का जीएसटीआईएन नंबर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पिक करेगा एंड उसको कंपाइल करेगा। मतलब एक एक रजिस्टर्ड रिसिपिएंट का जितना सारा परचेज है एक पर्टिकुलर मंथ का रजिस्टर्ड सप्लायर से, वो एक जगह में करेगा एंड उसको एक फॉर्म का रूप देगा, जो फॉर्म का नाम होगा जीएसटीआर 2A। वो फॉर्म अवेलेबल किया जाएगा हर एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को। क्लियर? तो वही बात हम लोग लिख रहे हैं, जीएसटी कॉमन पोर्टल हर एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को अवेलेबल कराएंगे जीएसटीआर 2A। हर एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को अवेलेबल कराएंगे जीएसटीआर 2A। ना वो जो जीएसटीआर 2A होगा, जीएसटीआर 2A में हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज वो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट का रिफ्लेक्ट होगा एंड एक एक परचेज के रेस्पेक्ट में वो चार बटन भी रिफ्लेक्ट होगा, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मॉडिफाई, होल्ड। तो वो एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मॉडिफाई, होल्ड के रेस्पेक्ट में और रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को एक्शन लेना है। फिर अगर कोई परचेज मिसिंग है तो ऐड भी करना है वो परचेज को एंड अकॉर्डिंगली जीएसटीआर 2A से ही बन जाएगा जीएसटीआर 2। वो जीएसटीआर 2 रजिस्टर्ड रेसिपिएंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेंगे जीएसटी कॉमन पोर्टल के थ्रू जीएसटी डिपार्टमेंट के पास। बात समझ में आ रही है? देखिए वही बात लिख रहे हैं, हर एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट जीएसटीआर 2 फाइल करेंगे विद द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू जीएसटी कॉमन पोर्टल। जीएसटी कॉमन पोर्टल के थ्रू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट जीएसटीआर 2 फाइल करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली विद द डिपार्टमेंट। नाउ जीएसटीआर 2 जो होता है वो तैयार होता है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2A। तो ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2 प्रिपेयर्ड होगा एंड उसको फाइल करना है टू बी फाइल्ड। कौन फाइल कर रहे हैं? ऑब्वियसली रजिस्टर्ड रेसिपिएंट बाय द 15th of the reporting month, 15th of the reporting month। बात समझ में आया? नाउ जीएसटीआर 2A तैयार होता है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1।
एंड जीएसटीआर 2A अवेलेबल किया जाता है हर एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को ऑन द 11th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ। तो 11th में जैसे जीएसटीआर 2A मिल जाता है रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट वो जीएसटीआर 2A से जीएसटीआर 2 बना सकता है और उसको फाइल करना पड़ेगा बाय द 15th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ। क्लियर हो गया यहाँ तक? नाउ जैसे ही जीएसटीआर 2 फाइल हो जाएगा डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट वो जीएसटीआर 2 में जितना सारा एडिशनल परचेजेज रिफ्लेक्ट हो रहे जो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे इनिशियली जब अवेलेबल किया गया था टू द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट, वो सारा एडिशनल परचेजेज ऑब्वियसली रजिस्टर्ड रेसिपिएंट खुद से ऐड किया है। वो बताना चाहते हैं कि रजिस्टर्ड सप्लायर से ये सारा परचेज था फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, बट रजिस्टर्ड सप्लायर इसको अपना जीएसटीआर 1 में बताया नहीं डिपार्टमेंट को। तो डिपार्टमेंट वो सारा एडिशनल परचेजेज के बारे में जीएसटीआर 1A नाम का एक फॉर्म बनाएंगे एंड वो फॉर्म को अवेलेबल कराएंगे ऑल रजिस्टर्ड सप्लायर को। क्लियर? तो जीएसटीआर 2 से बनेगा जीएसटीआर 1A, डिपार्टमेंट उसको अवेलेबल कराएंगे ऑल रजिस्टर्ड सप्लायर को। बात यहां तक समझ में आ गया? तो जीएसटी कॉमन पोर्टल हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर को अवेलेबल कराएंगे जीएसटीआर 1A, हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर को जीएसटीआर 1A अवेलेबल कराएंगे। जीएसटीआर 1A और जीएसटीआर 1A ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2 प्रिपेयर्ड होगा। नाउ जीएसटीआर 1A जैसे अवेलेबल हो जाएगा हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर को, कब अवेलेबल होगा? 16th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ अवेलेबल हो जाएगा जीएसटीआर 1A। जैसे जीएसटीआर 2 फाइल हो जाएगा बाय द 15th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ, 16th से अवेलेबल हो जाएगा जीएसटीआर 1A हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर को। तो वो जीएसटीआर 1A में जो सारा एडिशनल परचेजेज रिफ्लेक्ट होगा वो सारा एडिशनल परचेजेज को वो हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर इधर तो एक्सेप्ट करेंगे और मॉडिफाई करेंगे और रिजेक्ट करेंगे। जीएसटीआर 1A में जो सारा एडिशनल परचेजेज रिफ्लेक्ट हो रहे वो सारा एडिशनल परचेजेज में से अगर कोई एक पर्टिकुलर परचेज को, नहीं तो कुछ एक परचेजेज को, नहीं तो ऑल परचेजेज को अगर वो रजिस्टर्ड सप्लायर एक्सेप्ट और मॉडिफाई करता है, इसका मतलब बनता है जब वो रजिस्टर्ड सप्लायर जीएसटीआर 1 सबमिट किया था विद द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिकली तब इनकम्प्लीट डेटा सबमिट किया था। तो अभी जीएसटीआर 1A के ऊपर बेस करके उसको जीएसटीआर 1 अमेंड करने का जरूरत पड़ गया, तो जीएसटीआर 1 अमेंड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1A रजिस्टर्ड सप्लायर। क्लियर? वही बात लिख रहे हैं, रजिस्टर्ड सप्लायर जीएसटीआर 1 को अमेंड करेंगे, जीएसटीआर 1 को अमेंड करेंगे। नाउ अमेंड करने का ड्यू डेट क्या है? देखो अमेंड करने का ड्यू डेट होता है 17th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ। डेट कैसे फ्लो हो रहे? फर्स्ट, हर एक रजिस्टर्ड सप्लायर अपना आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटीआर 1 नाम का फॉर्म के थ्रू डिपार्टमेंट के पास रिपोर्टिंग करता है बाय द 10th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ। जैसे ही वो जीएसटीआर 1 फाइल कर देते, जीएसटीआर 1 के ऊपर बेस करके डिपार्टमेंट जीएसटीआर 2A क्रिएट करता है। जीएसटीआर 2A क्रिएट होता है सॉफ्टवेयर का हिसाब से, मैनुअली नहीं क्रिएट होता है। क्लियर? तो जीएसटीआर 2A क्रिएट करके डिपार्टमेंट अवेलेबल कराता है हर एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को 11th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ से। जैसे ही जीएसटीआर 2A मिल जाता है हर एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को, हर एक रजिस्टर्ड रेसिपिएंट जीएसटीआर 2A के ऊपर बेस करके जीएसटीआर 2 फाइल करता है डिपार्टमेंट के पास इलेक्ट्रॉनिकली बाय द 15th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ। नाउ जैसे जीएसटीआर 2 फाइल हो जाता है जीएसटीआर 2 के ऊपर बेस करके 16th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ से जीएसटीआर 1A अवेलेबल हो जाता है टू द रजिस्टर्ड सप्लायर एंड रजिस्टर्ड सप्लायर जीएसटीआर 1A के ऊपर बेस करके जीएसटीआर 1 को अमेंड करता है बाय द 17th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ, बाय द 17th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ। मतलब जीएसटीआर 1A को अमेंड करने के लिए 2 दिन टाइम मिलता है रजिस्टर्ड सप्लायर को, 16th एंड 17th। बस समझ में आ गया? तो 17th के अंडर जीएसटीआर 1 को अमेंड करना है। जैसे जीएसटीआर 1 अमेंड हो जाएगा, नेक्स्ट जीएसटीआर 3 नाम का एक रिटर्न फाइल करना होता है। जीएसटीआर 3 जो होता है वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है, मतलब उसमें सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली आ जाता है। जीएसटीआर 3 में बेसिकली आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी रहता है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आता है जीएसटीआर 1 से एंड आईटीसी आता है जीएसटीआर 2 से। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अगर आईटीसी से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है वो एक्सेस अमाउंट पे करना होता है, पे करके जीएसटीआर 3 नाम का रिटर्न फाइल करना होता है। पहले अमाउंट पे करो, जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है वो पे करो, देन रिटर्न फाइल करो, नहीं तो आपका रिटर्न को वैलिड रिटर्न नहीं माना जाएगा। तो जीएसटीआर 3 फाइल करने का ड्यू डेट होता है 28th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ, मतलब 20 तारीख तक फाइल हो जाना चाहिए जीएसटीआर 3। बात आपको समझ में आ रहा है? तो एक थीम तो आपने जरूर ऑब्जर्व किया कि जीएसटीआर 1 मैनुअली फिलअप किया था रजिस्टर्ड सप्लायर, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा कम सॉफ्टवेयर कर रहे एंड मैनुअल कम बहुत कम हो रहे।
तो जीएसटीआर 1 फाइल हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर ही ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, तो उसमें रजिस्टर्ड पर्सन को ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली होते रहेगा सारा कुछ रिटर्न प्रिपरेशन। नाउ रजिस्टर्ड पर्सन बता रहे, क्योंकि देखो रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन द वन हैंड और रजिस्टर्ड सप्लायर है, ऑन द अदर हैंड और रजिस्टर्ड रिसिपिएंट भी है। रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ऑन द वन हैंड रजिस्टर्ड रिसिपिएंट है, ऑन द अदर हैंड और रजिस्टर्ड सप्लायर भी है। तो जो ओवरऑल पिक्चर हमने रेडी किया ड्रीम मॉडल का, वो ओवरऑल ड्रीम मॉडल को और एक बार अगर डिस्कस करें तो ऐसा होगा कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपना आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में जो ट्रांजैक्शन वाला मंथ है, ट्रांजैक्शन वाला मंथ में जितना भी आउटवर्ड सप्लाई किया है, वो आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा रिपोर्टिंग मंथ में। रिपोर्टिंग मंथ का 1 से 10 तारीख के अंदर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा हर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपना आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में। अभी बता रहे रजिस्टर्ड पर्सन, सप्लायर रेसिपिएंट नहीं बता रहे हर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपना आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में रिपोर्टिंग मंथ का 1 से 10 तारीख के अंदर जीएसटीआर 1 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा। जीएसटीआर 1 मैनुअली फिलअप करना होता है, मैनुअली जीएसटीआर 1 फिलअप हो जाने के बाद उसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जाएगा थ्रू जीएसटी कॉमन पोर्टल डिपार्टमेंट के पास। क्लियर? नाउ डिपार्टमेंट के पास जैसे ही जीएसटीआर 1 आएगा, डिपार्टमेंट वो जीएसटीआर 1 से जीएसटीआर 2A तैयार करेगा एंड वो जीएसटीआर 2A अवेलेबल कराएगा हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को, जो रजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन मंथ रेसिपिएंट का रोल प्ले किया था। तो हर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपना जो इनवर्ड सप्लाई रिसीव किया था ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन मंथ, वो इनवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में रिपोर्टिंग मंथ में जीएसटीआर 2A रिसीव करेगा। जीएसटीआर 2A जीएसटी कॉमन पोर्टल इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल कराएगा रजिस्टर्ड पर्सन को इनवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में फ्रॉम द 11th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ। 11th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ से जैसे जीएसटीआर 2A अवेलेबल हो जाएगा, जीएसटीआर 2A से ही जीएसटीआर 2 बनेगा। जीएसटीआर 2 इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा हर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपना इनवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में एंड वो जीएसटीआर 2 फाइल हो जाना चाहिए बाय द 15th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ। जैसे 15th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ तक जीएसटीआर 2 फाइल हो जाएगा डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटीआर 2 से बनाएगा जीएसटीआर 1A एंड वो जीएसटीआर 1A अवेलेबल कराएगा हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को। जो रजिस्टर्ड पर्सन अपना आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में जीएसटीआर 1 तो फाइल किया था, बट वो आउटवर्ड सप्लाई डिस्प्यूट हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में जीएसटीआर 1A अवेलेबल कराया जाएगा एंड जीएसटीआर 1A के ऊपर बेस करके वो अपना वो डिस्प्यूटेड आउटवर्ड सप्लाई को रिजॉल्व करेगा बाय अमेंडिंग जीएसटीआर 1, और जीएसटीआर 1 को अमेंड करना है बाय द 17th ऑफ द रिपोर्टिंग मंथ एंड जैसे ही जीएसटीआर 1 अमेंड हो जाएगा, नेक्स्ट जीएसटीआर 3 फाइल करना है हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को। जीएसटीआर 3 फाइल करना है। जीएसटीआर 3 एक डिटेल फॉर्म होने वाला था जिसमें बेसिकली रहता था कि आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स एंड इनवर्ड सप्लाई का डिटेल्स। आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल्स से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड इनवर्ड सप्लाई का डिटेल्स से आईटीसी। क्लियर? तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अगर आईटीसी से ज्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट पे करना पड़ता था एंड पे करने के बाद जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइल करना पड़ता था एंड जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट स्पेसिफाई किया गया था रिपोर्टिंग मंथ का 20 तारीख तक। मतलब हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइल करना था रिपोर्टिंग मंथ का 20 तारीख तक। तो ड्रीम मॉडल कैसे काम करने वाला था, ड्रीम मॉडल का बेसिक क्या था, वो आपको ओवरऑल आइडिया मिल गया है। देखो ड्रीम मॉडल तो तब कम कर सकते थे जब हर एक रजिस्टर्ड पर्सन अपना ट्रांजैक्शन वाला मंथ का आउटवर्ड सप्लाई के रेस्पेक्ट में जीएसटीआर 1 रिपोर्टिंग मंथ का 10 तारीख तक इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट के पास फाइल कर देते थे। अगर जीएसटीआर 1 ही नहीं फाइल करते थे तो ये ड्रीम मॉडल ऑपरेशनलाइज्ड हो ही नहीं सकता था। देखो जब 1 जुलाई 2017 जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, तो जीएसटी इंप्लीमेंट होने में लोगों के पास उतना आइडिया नहीं था, लोग डरते थे इलेक्ट्रॉनिकली काम करने में। तो सिचुएशन एनवायरनमेंट ऐसा कुछ था कि लोगों ने जीएसटीआर 1 ही नहीं फाइल किया था, जीएसटीआर 1 फाइल ही नहीं किया था, तो वो ड्रीम मॉडल ऑपरेशनलाइज्ड नहीं हो पा रहे थे। गवर्नमेंट तुरंत सिंप्लीफाइड अप्रोच लिया एंड सिंप्लीफाइड अप्रोच में गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 2A को ड्रॉप करा दिया, सस्पेंड करा दिया, जीएसटीआर 3 को सस्पेंड करा दिया एंड बताया गया हर एक रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांजैक्शन वाला पीरियड का इनवर्ड सप्लाई रिलेटेड डिटेल्स मैनुअली फिलअप करेगा जीएसटीआर 2 में एंड वो जीएसटीआर 2 मैनुअली फिलअप हो जाने के बाद उसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा डिपार्टमेंट के पास थ्रू जीएसटी कॉमन पोर्टल एंड उसका मतलब वो जीएसटीआर 2 क्रॉस फंक्शनलिटी वाला जीएसटीआर 2 नहीं था। पहले जो ड्रीम मॉडल में जीएसटीआर 2 था वो क्रॉस फंक्शनलिटी वाला जीएसटीआर 2 था, क्योंकि जीएसटीआर 2A था, जीएसटीआर 2A से जीएसटीआर 2 बनता था। जीएसटीआर 2A को सस्पेंड करा दिया, जीएसटीआर 2 केवल मैनुअली फिलअप हो रहे, तो क्रॉस फंक्शनलिटी वाला जीएसटीआर 2 नहीं था। लोगों ने फायदा उठाया, लोगों ने क्या किया, लोगों ने
कुक्ड इनवर्ट सप्लाई रिलेटेड डिटेल्स डाल दिया, मतलब जो सारा इनवर्ट सप्लाई रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में उन्होंने एंटर ही नहीं किया वो सब डिटेल्स डाल दिया, डाल के ज्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया। बाद में गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 2A को अवेलेबल कराया, बट वो जीएसटीआर 2A मॉडल प्रोजेक्ट जैसा जीएसटीआर 2A नहीं है, क्योंकि मॉडल प्रोजेक्ट में जो जीएसटीआर 2A था वो एडिटेबल जीएसटीआर 2A था, उसमें एक्सेप्ट, रिजेक्ट, मॉडिफाई, होल्ड, ऐड वाला बटन था। बट अभी जो जीएसटीआर 2A को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया वो जीएसटीआर 2A केवल व्यू एंड डाउनलोड फैसिलिटी वाला जीएसटीआर 2A, बट उसमें से भी वो जो ज्यादा आईटीसी क्लेम करने वाला पर्सन था उन लोगों को भी कंट्रोल कर पाया गवर्नमेंट ने। एंड और भी बताया गया कि जीएसटीआर 3 तो सस्पेंड हो गया, जीएसटीआर 3 का प्लेस में जीएसटीआर 3B को इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटीआर 3 जो मॉडल प्रोजेक्ट में था वो था डिटेल रिटर्न, जीएसटीआर 3B बन गया समरी रिटर्न। तो गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाइड अप्रोच को अडॉप्ट किया जीएसटी इंप्लीमेंट करने के लिए। धीरे धीरे हम लोग सिंप्लीफाइड अप्रोच को चेंज करते करते वो मॉडल प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे, सिंप्लीफाइड अप्रोच को चेंज करते करते अभी जो स्टेज में हम लोग है वो जीएसटी रिटर्न कैसा है, प्रैक्टिकली कैसे चल रहा है, वो अभी हम लोग स्टडी करेंगे। तो आ जाइए अब लोग स्टडी मटेरियल में जीएसटी रिटर्न में आ जाइए। देखिए